हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है नेमी सर। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि अपन क्लास 12th का कुछ बेसिक टॉपिक कर चुके हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं क्लास 11th के अंदर। सो आज अपन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। सो स्वागत है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसकी बेसिक एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जैसे कि नाम से मतलब पता चल रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज स्टैटिक। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन एट स्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पर होता है उससे रिलेटेड फिनोमिना की बात करते हैं। जैसे कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा। इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब होता क्या है कि जो चार्जेस की जो स्टडी है, चार्जेस की जो स्टडी होती है बेसिकली तीन पार्टों को कैटेगराइज कर रखी होती है। तो उसी कंडीशन को या उसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। जब चार्जेस आपके रेस्ट पर हो, जब चार्जेस आपके मोशन में हो, और मोशन में भी कैसे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज विद एक्सेलरेटेड चार्जेस। फर्स्ट जो है आपका जब चार्जेस रेस्ट पर होता है, तो जैसे अपन बात कर चुके हैं उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट होता है जब चार्ज रेस्ट पर होता है। सेकेंड, जब चार्ज मोशन में होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो जाता है। एंड नंबर थर्ड होता है आपका एक्सीलरेटेड चार्जेस, मींस ए चार्जेस मूव विद कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ऐसे केसेस को या ऐसी स्टडी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और एक्सेट्रा, ये सब जो पार्टिकल्स है ये कुछ हिडन प्रॉपर्टी रखते हैं। एक इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पर होता है या चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं। मैग्नेटिक फिनोमिना शो करने का मतलब जो मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज अगर है तो या तो रेस्ट पर होगा या मूव भी कर सकता है। तो ये दोनों फिनोमिना उनसे रिलेटेड होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ऐसा ही, इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कूलम जनरली यूज नहीं किया जाता, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाएगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी ये वैल्यू फिक्स है, नेगेटिव के साथ आती है, माइनस के अंदर 1.6 × -19 कूलम, प्रोटॉन पे प्लस में होती है। अब कोई भी सब्सटेंस है उस पे चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? रबिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड। रबिंग एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस पे चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस स्टेट को या इस तरीके को अपन बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ओनली रबिंग ही नहीं है, ऐसे टोटल 3 मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से अपन किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं या जिसको बोलते हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज रबिंग, सेकंड इज कंडक्शन एंड नंबर थर्ड इज इंडक्शन। डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे हैं रबिंग के बारे में कि रबिंग से कैसे किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है।
इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले इनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, कुछ और नाम था जिसको बोलते हैं विटेरियस एंड रेजिनस। इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो जैसे कि बात करें, रबिंग एक ऐसा मेथड है जिससे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब दो न्यूट्रल बॉडीज है या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स है आपस में उसको रब किया जाता है, रब अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस मेथड में जैसे कि एग्जांपल ले रखा है, एक ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है। रब करने से पहले कुछ ऐसी कंडीशन थी, एक दूसरे को ना तो कुछ फोर्स लगा रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बट जैसे ही एक दूसरे को रब करा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि जो ग्लास रोड है वो सिल्क क्लॉथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा हुआ कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रोड से निकल के सिल्क क्लॉथ पे चले गए। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये सारी पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये नेगेटिव चार्ज हो गई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही हुआ ये एक दूसरे को क्या करने लग गए? अट्रैक्ट। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जब भी अट्रैक्ट कर रहा था, अभी ये क्लियर नहीं था अट्रैक्ट किस वजह से कर रहा है, तो और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि हमेशा ही चार्ज के अट्रैक्ट ही करता है या कुछ और भी उसके साथ होता है। तो क्या हमेशा ही ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं? इसको समझने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया गया। ये जो यहाँ पर ले रखा है ये सिल्क का थ्रेड है, ये थ्रेड मान लीजिए, दिस वन इज थ्रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लास रोड दोनों ग्लास रोड ली, उसके बाद दोनों एबोनाइट रोड, उसके बाद एक ग्लास एक एबोनाइट। तो जब दोनों ग्लास रोड ली गई थी, अब ग्लास रोड अनचार्ज नहीं है, ग्लास रोड को पहले सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा और फिर यहाँ पे यूज करा। एबोनाइट रोड को फर के साथ, फर होता है टॉप मोस्ट स्किन ऑफ एनिमल, ये अपन बोल सकते हैं स्किन के जस्ट ऊपर के जो हेयर होते हैं वो उसको फर बोलते हैं। तो उससे अपन ने एबोनाइट रोड को रब करा और इसको सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, अभी ग्लास है तो दोनों भी पॉजिटिव, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। तो यहां से समझ में आया कि एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती है। यहाँ जब दोनों एबोनाइट ली तो वो भी रिपेल, एक ग्लास दूसरे एबोनाइट, तो दोनों अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये माना गया कि भाई ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एबोनाइट पे नेगेटिव होगा। उस बेसिस पे कुछ एक टेबल दे रखी है आपको, जैसे मान लीजिए ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ हो तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे नेगेटिव। फर और प्लास्टिक या एबोनाइट हो तो उन दोनों पे नेगेटिव, फर पे आएगा पॉजिटिव। तो इस वे से कुछ एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि इक्वल लाइक चार्जेस जो होते हैं हमेशा वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं रबिंग या फ्रिक्शन। अब एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हुए तो क्या उनके मासेस पे कोई इफेक्ट होगा? तो बिल्कुल मासेस पे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, इसका मास भी कैपिटल M है, इसका मास भी कैपिटल M है। अगर इसमें से लेट सपोज पहले मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब अगर अपन बात करें कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बच गए आपके 8, यहां पर हो गए 12। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इतना मास बढ़ गया। तो कहने का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया, क्योंकि इसने डोनेट करे हैं, उसने गेन करे हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है रबिंग के बाद, उसका मास हमेशा
ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास हमेशा इंक्रीज हो जाता है। इसका आपका चार्जिंग का मेथड है कंडक्शन। जैसे कि बात करी थी, फ्रिक्शन के अंदर एक दूसरे से रब करना जरूरी है। दूसरा मेथड होता है कंडक्शन, जिसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या अपन बोले दोनों कंडक्टर्स के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, आपस में टच करने चाहिए। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है और इंसुलेटर्स में इजीली फ्लो नहीं कर सकती। कंडक्टर्स में जो भी चार्ज अपन देते हैं तो वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट इंसुलेटर्स में चार्ज मूव नहीं करता है, वो वहीं पे रहता है। तो अपन बात करें, दो यहां पर आपको स्फीयर दे रखे हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है अनचार्ज। इस पे मान लीजिए टोटल चार्ज है Q। अब जैसे ही इन दोनों को टच कराया, तो टच कराने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों पे चार्ज आ गया। तो होता क्या है कि आफ्टर कंडक्शन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मींस अगर यहां पर अपन टोटल चार्ज इसका देखें, तो व्हाट इज टोटल चार्ज हियर? इट्स Q प्लस 0 बिकम्स कैपिटल Q। सो यहां पर इस Q चार्ज को ही दो पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। सो ये हो गया Q/2, इट बिकम्स Q/2। सो ये आपका मेथड होता है कंडक्शन का। इसमें आपके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों पे इक्वली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस पे इक्वली नेगेटिव चार्ज आता है, बट दोनों पे इक्वली चार्ज आएगा। लास्ट मेथड है चार्ज डेवलप करने का, जिसको बोलते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस में जैसे कि अपन ने बात करी थी, कंडक्शन में कांटेक्ट होना जरूरी है दो बॉडीज के बीच में, बट इसमें एक अनचार्ज बॉडी पे भी चार्ज डेवलप किया जा सकता है बिना कांटेक्ट में रखे हुए। जो चार्ज बॉडी है उसके कांटेक्ट में रखे बिना भी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज इंड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि अपन बात करें कॉम्ब और पेपर पीसेस के एक्सपेरिमेंट में, आपने जैसे करा होगा कि अपने सूखे बालों में जैसे कॉम्ब को आप रब करेंगे, तो रब करने से फिनोमेना है रबिंग वाला। तो कॉम्ब पे मान लीजिए आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद जैसे पेपर पीसेस के पास में आप उस कॉम्ब को लेके जाएंगे, पेपर पीसेस अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। हुआ क्या था कि रब करने से कॉम्ब पे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, बट पेपर पीसेस तो अभी भी न्यूट्रल है। तो जैसे ही इसके पास में लेके जाते हैं, तो अपने को पता है न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस है। तो जैसे ग्लास रोड को मेटल स्फीयर के पास में लेके आया, तो पास वाला एंड जो है इसको अपन बोलते हैं नियर एंड। पास वाला एंड जो है वो तो अपोजिट सेंस के चार्ज से इंड्यूस हो गया, और ये सेम काइंड के, मान लीजिए प्लस नेगेटिव को इसने अट्रैक्ट करा और इसको रिपेल करा, तो फार एंड कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां बात करें, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे को हटाना है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ग्लास रोड को वापस यहां से रिमूव करते हैं, ये वापस न्यूट्रल हो जाता है अनचार्ज। तो अपन ने क्या करा, यहां पर इसकी अर्थिंग कर दी। इसको क्या कर दिया? अर्थिंग, या इसको बोल सकते हैं ग्राउंडिंग। अर्थ करने से क्या हो जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल अपन सबसे पहले 0 वोल्ट लेते हैं। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से कुछ ज्यादा होगा। सो यहां का पोटेंशियल ज्यादा और यहां का पोटेंशियल कम, ठीक है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो करंट इधर से इधर गई तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आके जब इनके साथ कंबाइन होंगे तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा न्यूट्रल, और अपने पास बचेगा ओनली नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। अब होता क्या है कि जैसे ही मैं ग्लास रोड को यहां से रिमूव करूंगा, ये पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अपन ने बिना टच करे हुए इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर दिया। ये एक फिनोमिना होता है इंडक्शन का, जिसके थ्रू अपन चार्ज को डेवलप या इंड्यूस कर सकते हैं। इन मेथड्स के अलावा कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिससे अपन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या चार्ज डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 ऐसे मेथड होते हैं, फील्ड एमिशन, फोटो एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल की सरफेस है,
अगर यहाँ पर फील्ड का मतलब है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इस सरफेस से हो रहा है तो ऐसे एमिशन को बोलेंगे फील्ड एमिशन। अगर किसी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट मैंने यहां पर इंसिडेंट करी, उस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोटो एमिशन, बिकॉज लाइट इज नोन एज फोटोन्स। नंबर थर्ड इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक मींस होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज की वजह से अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसे एमिशन को बोला जाता है थर्मियोनिक एमिशन। अब ये अगली एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अट्रैक्शन होता है रिपल्शन होता है, दोनों में से एक श्योर टेस्ट कौन सा है कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाई है कि नहीं है, या उसमें चार्ज डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। आपको ध्यान रखना रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। कैसे? क्योंकि अट्रैक्शन तो किसी भी अनचार्ज और चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है, जैसा कि इंडक्शन में होता है। इंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है, फिर भी उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि बात करें कॉम और पेपर पीसेस, ऐसा ही तो होता है। कॉम को रब करा तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पेपर पीसेस अभी भी अनचार्ज है, फिर भी उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योरेस्ट टेस्ट, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। अगला होता है कि किसी भी, अब आपके पास ऑब्जेक्ट या बॉडी है, उस पे चार्ज है कि नहीं ये कौन बताता है। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसको बोला जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसकी पोलैरिटी भी अपन चेक कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ कंटेनर होता है ग्लास का बना हुआ, ये ऊपर मेटेलिक डिस्क है, ये मेटेलिक रोड है और नीचे गोल्ड लीव्स होती है बिल्कुल पतली। अपन बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम ऑर्डर या माइक्रोमीटर की ऑर्डर की ये गोल्ड लीव्स होती है, इतनी थिक होती है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मेटेलिक डिस्क से टच किया जाता है, तो टच करने से चार्ज पूरा इसमें फ्लो होगा और ये आपस में क्या होगी, एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा इसमें रिपल्शन होगा, या मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितनी ज्यादा ये दूर जाएगी, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब दूर दूर, वो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी कि दोनों के बीच में कितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन बिटवीन द लीव्स। तो अगर दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्शन है तो वो ज्यादा डाइवर्ज होगी, कम रिपल्शन है तो कम डाइवर्ज होगी। आगे पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नंबर फर्स्ट, जैसे आप बात कर चुके हैं लाइक चार्जेस की बात करें, प्लस प्लस आपस में रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड जो थिंग है वो ये बताती है कि अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, मान लीजिए इसका एग्जांपल समझते हैं, यहाँ को इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है Q जिसकी वैल्यू है 2 कूलम, और आपने क्या करा, इस 2 कूलम चार्ज को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना स्टार्ट कर दिया। क्या इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट होगा? सो बिल्कुल नहीं होगा। जितना चार्ज रेस्ट पर होता है उतना ही चार्ज मोशन में होता है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। अगला आता है कि चार्ज एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। लेट सपोज यहाँ पर Q दे रखा है, यहाँ पे +2Q दे रखा है, यहाँ में दे रखा है -3Q। आपसे पूछा टोटल चार्ज, तो सिंपल इसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में खाली ट्रांसफर होता है, जैसा कि आप पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉ के अंदर। सो इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत फेमस एग्जांपल इसमें लिया जाता है, इसका एग्जांपल होता है पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन करेगा E+ के साथ में। E+ को बोला जाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बनता है यहाँ पे गामा रेज। अब इसके पास चार्ज कितना था, -1, इसके पास कितना था, +1, इसके पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अगर बात करें रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना,
सो यहाँ पर टोटल चार्ज की अगर बात करें तो 0, और आफ्टर द रिएक्शन टोटल चार्ज कितना, वो भी 0। सो इस वे से अपन बोल सकते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगली प्रॉपर्टी आती है लास्ट वन, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी जो होती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसके फंडामेंटल चार्ज का, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीनिंग ये है, इसका मीन्स ये है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, कोई भी बॉडी है इस पे जो टोटल चार्ज होगा, लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए इस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3.5 तो नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं, 4.2 तो नहीं हो सकते। सो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज E। इसी को अपन बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज E या एलिमेंट्री चार्ज E, जिसकी वैल्यू होती है, जैसे स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ी थी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो यहां पर हो गया Q इक्वल टू 3 इंटू E। मान लीजिए यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई n, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E। सो ये जो आपको n यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। बट ये कभी 1.2 1.5 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो इससे ट्रांसफर भी हो जाए या ये गेन कर ले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर करेगा या 2 करेगा या 3 करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या गेन करेगा। इसके अलावा इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो जो सबसे छोटी एंटिटी होती है चार्ज की, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा E से। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस E। कहीं जगह आपको क्वार्क्स के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा, क्वार्क्स प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3, बट वो अभी हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ऐसा कुछ माना नहीं गया है। तो उस थ्योरी में ये बोला गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट E/3 भी हो सकती है, 2E/3 भी हो सकती है, बट उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस E, तो सबसे छोटी एंटिटी हो सकती है। तो ये कुछ थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन 250 ग्राम कप ऑफ वाटर। तो आपको ये पूछा है कि 250 ग्राम कप दे रखा है, इसमें वाटर है, उसमें कितने चार्जेस होंगे। सो क्या कर सकते हैं अपन सबसे पहले, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको 250 ग्राम वाटर दे रखा है तो क्या इसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आपको दे रखा वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये होता है 18 ग्राम। सो आपने डिवाइड कर दिया 18 ग्राम से, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को पता है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Na, तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे 250/18 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल जो है H2O का, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने पार्टिकल्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और n इक्वल्स टू 250/18 मल्टीप्लाई बाई Na मल्टीप्लाई बाई 10। These are the number of electrons. Now you have to find out total charge. So total charge क्या हो जाएगा, तो total charge अभी अपन ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन से, Q equals to Ne, n आपको दे रखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it becomes 250/18 Na into 10 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻⁹। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है
वो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू।